तो आज की क्लास हम लोग की डिस्कशन की क्लास है, जो हमने होमवर्क आपको दिया था एस.सी. वर्मा बुक की प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 11 तक। टॉपिक थी हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फर्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आशा है आप लोग सभी बना लिए होंगे और मैक्सिमम सवाल आप सभी बना चुके होंगे, और जिन किसी को भी थोड़ी सी भी समस्या रह गई हो तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और अपने सॉल्यूशन को मिलाएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं 1 से 11 तक सवाल। तो पहला सवाल बहुत ही सिंपल है, पूछा जा रहा है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट जो सवाल है एस.सी. वर्मा की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, तो आपको इसे याद नहीं रखना है। आपको इसे निकालने के लिए जहां एक ऐसा कोई फॉर्मूला याद करो जिसमें एप्सिलॉन नॉट इन्वॉल्व है, आप उस फॉर्मूला को यूज करके एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो आपको एक फोर्स का फॉर्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट आप यहाँ से बाहर कर लीजिए, 1/4 पाई, और ये फोर्स इसकी जगह आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और यहाँ से आप इस सब का डायमेंशन लिख दीजिए जो जो भी है। तो अगर आपको डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का लिखना है तो 1 ऊपर में हो गया चार्ज Q1, तो इसका हो गया IT, Q2 का भी हो जाएगा IT, एंड डिवाइडेड बाई AT भी लिख सकते हैं, चार्ज का करंट इनटू टाइम। नीचे आ जाइए 4 और पाई, ये तो डायमेंशन लेस है। फोर्स का हो गया MLT-2 और R का हो गया डिस्टेंस का L का स्क्वायर, तो पावर 2। अब इसी को थोड़ा आप जो है वो सजा लीजिए प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो नीचे है उसको ऊपर भेज दीजिए। तो आप क्या बोलिएगा, M-1 L और L स्क्वायर मिलके L क्यूब हो गया, जो ऊपर जाकर के -3 हो जाएगा। ऊपर में देखो T पहले से था 2 ठो, और -2 और ऊपर जाकर ऊपर कर दिया T पे पावर 4, और I 2 है तो हो जाएगा I2। तो ये होगा डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। तो आशा है आप ये बना लिए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, कहता है A charge of 1 coulomb is placed at top of your college building, and another charge, equal charge, at top of your house। मतलब कि दोनों टॉप में ही है, एक स्कूल बिल्डिंग की टॉप पर है और एक आपके घर के टॉप पर है, और दोनों चार्ज का मान 1-1 कूलम है। टेक द सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस 2 किलोमीटर अपार्ट। मतलब कि जो स्कूल की बिल्डिंग है और आपकी घर की बिल्डिंग है वो 2 किलोमीटर दूर है। फाइंड द फोर्स बिटवीन एक्सर्टेड बाई चार्जेस ऑन ईच अदर। तो बहुत ही सिंपल है। अगर एक ये मान लिया जाए बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग है, और ये आपकी एक घर की बिल्डिंग है, हाउस, और यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज है और यहाँ भी 1 कूलम का चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है। तो इन दोनों चार्ज के बीच आपसे फोर्स पूछ रहा है, तो कैसे बताइएगा? फोर्स का मान तो निकालना बड़ा आसान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ये आप रख दीजिएगा। तो इसके मान जो है वो 9 × 10⁹ आ जाएंगे, और 1 कूलम हो गया ये, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 × 1, चूंकि कूलम में ही है। माइक्रो में होता तो 10⁻⁻6 करते दोनों में, और डिवाइडेड बाई दूरी जो है 2 किलोमीटर है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, 2000 मीटर हो जाएगा। तो 2000 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आपको इन दो चार्ज के बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ये कैलकुलेट हो जाएगा, और ये आपको जो है न्यूटन में आ जाएंगे। ठीक है। इसी में एक और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। ये जो फोर्स है वो आपके वेट का कितना गुना है।
तो आपका वेट कितना होगा? जो भी बच्चे बना रहे हैं अपना वेट से आप इसको तुलना करो। तो मान लेते हैं एक एवरेज जो वेट है आदमी का है, बच्चे का जो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है 50 kg है ना। तो वेट फोर्स हो जाएगा आपका mg, और m का मान अगर हम 50 kg ले लेते हैं तो 50, और g का मान हम 10 अगर लगा देते हैं 9.8 होता है, लेकिन हम इसको 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, आसान के लिए, तो ये हो जाएंगे 500 न्यूटन। तो आपको अगर इस वेट की तुलना करनी है इस फोर्स से कि ये फोर्स जो है ये आपके वेट से कितना गुना है ज़्यादा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि F/W कर लेंगे। F/W, ये जो फोर्स का मान इतना आया है और आपकी जो वेट का मान इतना आया है, आप इसको भाग दे दीजिए तो भागफल कुछ आएगा। सपोज कीजिए मान आ गया x, तो आप कहेंगे F = x टाइम्स योर वेट। जो वो फोर्स है वो x टाइम ऑफ वेट है, तो x का मान आप भाग दे करके कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट दी आंसर। तो इसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी वेट से तुलना की जा रही है, तो आपका वेट जो बच्चा सवाल बना रहा है उससे इसकी तुलना होगी, तो जो कि अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग होगा। तीसरा सवाल देखिए क्या पूछता है। At what separation should two charges of 1 coulomb be placed so that force between them equals the weight of 50 kg/. मतलब कहने का कि दो चार्ज के बीच की, दो चार्ज है 1-1 कूलम का है, और उन दोनों के बीच हम क्या दूरी रखें कि जो आपस में फोर्स लगे वो 50 kg के आदमी के वेट के बराबर हो। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो सवाल के अनुसार mg के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो सवाल में कहता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो बनेगा 1/4πε0 k Q1 × Q2 /r² बराबर mg। k का मान 9 × 10⁹ रख देंगे, और जो चार्जेस हैं सवाल में देखो दिया हुआ है 1 कूलम, तो 1 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा चूंकि कूलम में ही है, और दूरी हमें निकालना है। आदमी का मान 50 और जी का मान हम कैलकुलेशन आसान के लिए 10 ले लेते हैं, तो आपको यहाँ से आर का मान निकाल लेना है। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन जो है वो आराम से हो जाएंगे। चौथा सवाल देखिए। 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन 1 मीटर। दो चार्ज हैं, इक्वल है और 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। पूछता व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस के मान क्या हो कि उनके बीच जो फोर्स लगे वो 50 kg वेट के बराबर हो। यही सवाल है कि अगेन जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का मान आदमी के वेट के बराबर करना है, और इस केस में के क्यू और दोनों चार्ज बराबर है तो क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं बटा में आर स्क्वायर बराबर mg। यहाँ से k का मान 9 × 10⁹ रख सकते हैं। चार्ज का मान ही आपको कैलकुलेट करना है इस सवाल में, और दूरी देखो दिया हुआ है इस सवाल में, दूरी का मान दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा चूंकि मीटर में ही है, और आदमी का मास 50 kg है इंटू जी, और यहाँ से आप Q का मान कैलकुलेट करेंगे, ये आपको कूलम में आ जाएगा। और ये जो R आप कैलकुलेट करेंगे, ये जो R आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इसके मान आपको मीटर में आएंगे। सब SI यूनिट में मान रखे हैं, तो जो कैलकुलेट होकर के वैल्यू आएगा वो भी SI यूनिट में ही आएगा। तो ये हो गया चौथा सवाल। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल जो कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 फर्मी। 1 फर्मी का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻15 मीटर, इसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं। मतलब कि दो प्रोटॉन के बीच की दूरी अगर 10⁻⁻15 मीटर है तो उनके बीच की फोर्स क्या होगी। ऑफ कोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा, और प्रोटॉन का चार्ज हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है और पॉजिटिव नेचर का होता है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, और पूछता है कि, और कहता है सवाल में द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस रिमेन एट सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर।
मतलब कि एक जानकारी के तौर पर लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स रहते हैं वो इसी ऑर्डर में 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में ही रहते हैं। तो अगर ऐसे ऑर्डर में रहते हैं तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला वही लगा देंगे, 1/4πε0 प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के, अब चूंकि दोनों बराबर है प्रोटॉन, और डिवाइडेड बाय नीचे हम दे देंगे 1 फर्मी का जो दूरी है इसका स्क्वायर। ये क्या हो जाएंगे 9 × 10⁹ 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का मतलब 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स आप थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये एक जानकारी के विषय है कि आपस में प्रोटॉन्स के बीच कितनी फोर्स न्यूक्लियस के अंदर में लगते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आंसर से अगर इस कैलकुलेशन को देखें कि क्या रिजल्ट इसके आने चाहिए, तो 230 न्यूटन हमें प्राप्त होता है। तो इसका 230 न्यूटन कैलकुलेशन करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आएगा, क्योंकि ये तो पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो 230 न्यूटन के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन्स रहते हैं उनके बीच कुछ इस तरह के फोर्स ऑर्डर में लगते हैं। 230 न्यूटन के अबाउट फोर्स न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच लगते हैं। अगला सवाल देखिए 6 नंबर क्या है। छठा कहता है कि 2 चार्जेस, एक का मान है 2 × 10⁻⁻6 और दूसरा है 1 × 10⁻⁻6 और प्लेस्ड अ सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? तो दोनों चार्ज जो है, एक 2 और एक है 1 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर इसको प्लेस कर दीजिए। ये हो गया 2 × 10⁻⁻6 और दूसरा जो चार्ज है 1 × 10⁻⁻6 कूलम, और इनके बीच की जो दूरी है वह है 10 सेंटीमीटर। और कहता है कि इन दोनों के बीच है ना, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, हम कहाँ एक थर्ड चार्ज को रखें कि जहाँ रखें वो उस पर नेट फोर्स का मान 0 हो। तो हमने इसको थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल से बताया था और आप इसको 2 मेथड से बना सकते थे। तो चलिए हम इसका जो बेसिक मेथड है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, वो थर्ड चार्ज कहाँ रखना चाहिए। यहाँ रखने से तो नहीं काम चलेगा, ये और ये दोनों उसको रिपेल करेगा। अगर वो पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। इधर भी रखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ भी रखने से काम नहीं चलेगा, बीच में रखना होगा और जो छोटा चार्ज होता है उसके नज़दीक रखना होता है। तो मान लीजिए तीसरा चार्ज हम ले लेते हैं Q0 और वो हम यहाँ से 2 माइक्रोकूलम के चार्ज से इसको हम x दूरी पर रखते हैं। इस चार्ज को अगर हम A पॉइंट पर चार्ज बोलें और इसको B पॉइंट पर चार्ज बोलें तो A चार्ज इसको क्या करेगा, तो रिपेल करेगा और B जो है इसको इधर रिपेल करेगा, और इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए इस दोनों फोर्स के मान आपस में बराबर होने चाहिए। फॉर नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज 0, these two forces must be equal and opposite। तो ठीक है, इसको आप अप्लाई कर लीजिए। Q 2 × 10⁻⁻6 और Q0 डिवाइडेड बाई ये दो दूरी है x का स्क्वायर। और इधर से आ जाइए, इधर से बताइए क्या होगा कि Q 1 × 10⁻⁻6 इंटू Q0, ये आपका Q0 हुआ, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस यहाँ से कितने हो जाएंगे, तो ये 10 सेंटीमीटर याद रखिएगा, तो ये होंगे 0.1 माइनस x, ये दूरी आपको आ जाएंगे। तो 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर, और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको x के मान निकलेंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसी सवाल का एक दूसरा मेथड बताए थे, याद होगा, जिसमें जो दूरी है वो चार्ज से रूट अंडर प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर Q1 इंटू Q2 लेना है। तो आपको जैसे मान लिया जाए ये चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 और यहाँ पर एक चार्ज है 1 × 10⁻⁻6,
बीच में ही रखना पड़ेगा, ये तो हमें डिसाइड करना है पहले ही। और ये दूरी अगर हम इसको x बोलें, ये दूरी अगर x बोलें तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस x, यही x हमको निकालना है, ये दूरी। तो इसके बारे में बोले थे कि अगर इस पर नेट फोर्स 0 हो, उसके लिए शर्त ये है कि ये जो दूरी होगा वो होगा k टाइम्स रूट अंडर दिस चार्ज, आई मीन 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q0। और ये जो दूरी होगा वो k टाइम्स रूट अंडर 1 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q0। ये देखिए, तो आप इसको कह सकते हो, ये जो फैक्टर है 10⁻⁶ Q0 10⁻⁶ Q0 के सब में है, तो आप यहाँ बोल सकते हो इट इज समथिंग c टाइम्स रूट अंडर 2 एंड दिस इज c। इसको अगर हम c मान लेते हैं तो ये हो जाएगा c√2। तो आप इसको मिला कर देखिए तो आपको x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो कह सकते हैं c√2 प्लस c ये बराबर हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर 0.1। तो c के मान क्या होंगे 0.1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। तो x के मान क्या होंगे, तो x के मान हो जाएंगे c√2, तो c हो गया इतना इंटू √2, तो 0.1 √2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। तो इस तरह से हम x का जो मान है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो मान आएगा वो मीटर में आएगा। √2 का मान 1.4 लगाकर आप इसको और आगे फर्दर कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये था दूसरा मेथड और ये है पहला मेथड। आपको जो पसंद हो उस समय, जो दिमाग में काम करे उसको आप उस समय लगा सकते हैं। 6 नंबर, 7 नंबर। सातवां जो सवाल कहता है कि सपोज द सेकेंड चार्ज जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज था वो अगर निगेटिव हो जाए -1 10⁻⁶, देन लोकेट द पोजीशन वेयर द थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस द नेट फोर्स। तो बस यहाँ कुछ नहीं, आप जो है ये जो सेकेंड चार्ज है ये तो 2 माइक्रोकूलम तो है ही, और यहाँ पर एक पॉजिटिव था, इसको हम निगेटिव करेंगे इतना। अब जो हमें थर्ड चार्ज रखना है ऐसा कि उस पर नेट फोर्स 0 हो, तो अब देखो इधर इधर रखने से तो फायदा है नहीं। अब आप बीच में भी रखोगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो हमें इधर रखना पड़ेगा, ये Q0 यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ रखोगे, ये तो 10 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर है, तो आप यहाँ रखोगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो आप ये फोर्स लगा करके पोजीशन को डिसाइड कर सकते हो। और मान लिया जाए इसकी दूरी जो है वो इस चार्ज से x दूरी पर है, तो आप इस x का मान निकाल सकते हैं। इसको हम अगर a बोलें, इसको अगर हम b बोलें, तो a इसको रिपेल करेगा और जो b है इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाए तो नेट फोर्स के मान 0 होंगे। तो आप इसका मान बता सकते हैं। a पर जो a के चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा कितना होगा, तो k 2 - 6 डिवाइडेड बाई दूरी कितने हो जाएंगे 0.1 प्लस x का होल स्क्वायर, और ये तो फोर्स a हुआ, और b जो इस चार्ज के कारण फोर्स लगेगा दैट इज k 1 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। और इसको आप कैलकुलेट करके x का मान निकाल सकते हैं। काट दीजिए और रूट ले लीजिए दोनों साइड, x जो है आपको आराम से आ जाएंगे। इसी सवाल को आप सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अभी जो सिखाया है सेकेंड मेथड जो यहाँ पर बताया है, ये देखिए 2 × 10⁻⁻6 चार्ज है और ये है -1 10⁻⁻6 चार्ज, और ये पोजीशन है थर्ड चार्ज का जहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम में होना है। तो ये जो दूरी है 0.1 मीटर दिस इज, तो ये अगर हम x मान लेते हैं, है ना, तो इसकी जो दूरी होगी इस चार्ज की इससे इक्विलिब्रियम होने के लिए वो बराबर होगा k टाइम्स रूट अंडर Q0 इंटू, माइनस नहीं लेंगे, माइनस की वजह से तो इसकी पोजीशन लोकेट हुई है,
और लिखेंगे 10⁻⁻⁶। तो ये दूरी यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। और यहाँ से उसकी दूरी को आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ से उसकी दूरी बोलेंगे k टाइम्स √Q0 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये बोलेंगे। ठीक है। तो अगर हम इसको कॉमन फैक्टर ले लें, तो अगर हम इसको c बोल देते हैं ये दूरी को, तो ये हो जाएंगे √2c, ये हो जाएंगे √2c। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो कैलकुलेशन जो है आप यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है, और ये जो सी x है वो क्या है, x जो है वो c है, ये जो x है वो c के ही बराबर है। तो आप ये बोल सकते हैं 0.1 प्लस c, 0.1 प्लस c बराबर होगा √2c। c को उधर भेज दीजिए, तो 0.1 बराबर हो जाएगा √2 - 1 इंटू c। तो c का मान यहाँ से हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। और इस तरह से x ही तो c है, तो x का मान जो है यहाँ से पता चल जाएगा, x ही c है, 0.1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। और ये जो जवाब आएगा वो मीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो दूरी आएगा फ्रॉम दी स्मॉलर चार्ज, और यहाँ जो हमने दूरी निकाला है वो निकाला है फ्रॉम दी, इसके पहले जो सवाल था फ्रॉम दी लार्जर चार्ज, है ना। अगला जो सवाल है 8वां, कहता है कि 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्ज पार्टिकल हैं, वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है। What is the minimum possible magnitude of electric force acting on these charged particles? तो 2 चार्ज पार्टिकल नंबर है ये 8वां। 2 चार्ज पार्टिकल, पता नहीं चार्ज क्या है, हमें नहीं पता है, और अलग अलग है कि सेम है, हमें नहीं पता है, लेकिन इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 8 नंबर में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम 10⁻⁻² मीटर बोलेंगे, क्योंकि हमें SI यूनिट में चाहिए। और हमें इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच मिनिमम फोर्स चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो अगर ये फोर्स आप मिनिमम चाहते हैं, तो ये Q1 भी मिनिमम होना चाहिए और ये Q2 भी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि दूरी तो फिक्स है चार्जेस के और K तो कांस्टेंट टर्म है। तो अगर आप फोर्स मिनिमम चाहते हैं, तो ये दोनों चार्जेस जो यहाँ पड़े हुए हैं, ये Q1 और ये Q2, ये मिनिमम होने चाहिए। और हमने आपको बताया है कि एक पार्टिकल में जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये दोनों का मिनिमम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप K का मान 9 × 10⁻⁹ रख देंगे, और इसका दोनों हो गए 1.6 × 10⁻⁹ का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस जो है वो है 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। और ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका जवाब न्यूटन में आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 में कहता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम वाटर। मतलब 100 ग्राम पानी में कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अगर एक कप में 100 ग्राम हम पानी ले लेते हैं, तो उस पानी के अंदर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये प्रश्न है। या अगर हमसे पूछता टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं, ये तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सुनो, पानी की एक मॉलिक्यूल अगर हम चर्चा करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज H2O, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक मॉलिक्यूल में। तो हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर में 1 प्रोटॉन रखता है और उसके चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो टोटल मिलाकर के इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो पानी की एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये पता है हमको। तो अगर मान लिया जाए कि ये 100 ग्राम पानी है, उसमें टोटल पानी की कितनी मॉलिक्यूल हैं, अगर ये पता चल जाए तो एक मॉलिक्यूल में तो 10 इलेक्ट्रॉन हम पता लगा लिए हैं, तो उतने मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हम बता सकते हैं। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि पानी की जो 100 ग्राम मात्रा है उसमें कितने मोल्स वाटर के हैं वो निकालेंगे। मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो पानी की मात्रा है उसमें हम पानी के मोलिकुलर मास से भाग दे देंगे। इसका मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का? मोलिकुलर मास अगर पानी का पूछे हम तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 ग्राम, ये पानी का मोलिकुलर मास है। तो आप बता सकते हो कि पानी की जो 100 ग्राम वाटर है उसके कितने मोल्स होंगे। मोल्स हो जाएंगे मास बाई मोलिकुलर मास, ठीक है। तो मास तो है 100 ग्राम और मोलिकुलर मास हो गया 18 ग्राम। तो आप इसको भाग दे दोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर के एटम्स होते हैं या एवोगाड्रो नंबर के बराबर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर के मॉलिक्यूल्स, तो इतने मोल में, ये तो ग्राम कट जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमसे पूछे जाए, मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम वाटर, तो ये बराबर हो जाएगा n इंटू एवोगाड्रो नंबर। n हो गया यही 100/18 और इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n का मान आप 100/18 कह सकते हो, भाग भी दे सकते हैं, और ये हो जाएंगे 6.023 10⁻23। ये हो गए इतने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ से कह सकते हैं 10/18, 100/18 सॉरी। और इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 6 ले लेते हैं इंटू 10⁻23। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, दिस मच। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको जवाब आ जाएगा। 6 18 है, ये 3 आ जाएंगे नीचे, 3.33 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 100 ग्राम पानी में होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी निकाल सकते हैं। 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम में उसके चार्ज आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछता है, ये नंबर 9 का है। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स? तो दूसरा प्रश्न पूछ ही दिया है, टोटल चार्ज। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं, टोटल चार्ज ये हो गया 3.33 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये संख्या है इलेक्ट्रॉन्स की। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नेगेटिव चार्ज आपको आ जाएंगे। टोटल चार्ज जो भी है वो नेगेटिव आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो ये कूलम में आपको आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है बस, लेकिन आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए कि इतनी जो सब्सटेंस की मात्रा है उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इतना ही संख्या में प्रोटॉन भी होंगे, ये समझ लीजिएगा। और प्रोटॉन की अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज पूछी जाए तो आप पॉजिटिव चार्ज इतना ही कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 10। इसको हटाते हैं। नंबर 10 कहता है
suppose all the electrons of 100 gram water are lumped together to form a negatively charged particle and all the nuclei are lumped together to form a positively charged particles. मतलब ये जो 100 ग्राम पानी है उसके भीतर जितने भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम सभी को कलेक्ट करके एक साइड रख दिए और इसमें जितने भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हैं जिसके भीतर प्रोटॉन्स हैं उन सब को हम अगर कलेक्ट करके एक दूसरे साइड रख दिए, ठीक है, तो पूछता है कि इफ दीज टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे, अगर ये दोनों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तब ये जो 100 ग्राम पानी की जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गई नेगेटिव चार्ज के रूप में, ये इलेक्ट्रॉन 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 भर गए और इतनी कितनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻25 ऑर्डर में, और उतना ही संख्या में यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी होंगे और उसके भी चार्ज वही होंगे पॉजिटिव नेचर में +Q, और इनके बीच की अगर दूरी हम 10 सेंटीमीटर रख देते हैं तो इनके बीच फोर्स क्या होगा, तो आप फोर्स बता सकते हैं कि Q²/R², K का मान 9 × 10⁻9 कहेंगे। चार्ज जो अभी हमने कैलकुलेट किया है नेगेटिव और पॉजिटिव, इसकी मात्रा यही है 3.33 10⁻25 × 1.6 10⁻−19 कूलम में ही है, तो ये पूरे का हो जाएंगे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, मतलब 10 सेंटीमीटर माने 0.1 का होल स्क्वायर। दिस मच इज द फोर्स न्यूटन में। तो अगर हम इस फोर्स को थोड़ा कैलकुलेट करते हैं जानकारी बढ़ाने के लिए कि जो 100 ग्राम पानी की सारी इलेक्ट्रॉन अगर हम एक साइड और उसके न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन्स अगर हम एक साइड रखकर 10 सेंटीमीटर दूर कर दें तो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके जो रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे 10 नंबर में, तो इसके रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे 2.56 10⁻25 2.56 × 10⁻25 न्यूटन। ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फोर्स देख रहे हो, लग रहा है 10⁻25 ऑर्डर में ये लग रहा है। तो और इसमें एक प्रश्न पूछता है कंपेयर इट विथ योर वेट, तो आपकी जो वेट है उससे इस फोर्स को कंपेयर करो तो आपका वेट जो है इसके सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा। कितना आपके मास होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 kg 60 kg 70 kg, और जी अगर हम गुना कर दें आपके मास में तो 500 न्यूटन 600 न्यूटन 700 न्यूटन यही आएंगे, और यहाँ देखिए तो 10⁻25 है, तो आपकी वेट इस फोर्स के सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा। वेट विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस फोर्स। तो ये है आपके सवाल के जवाब। नंबर 11, जो 11वां सवाल कहता है कि सपोज ऑल दी 11 नंबर, तो 11वां सवाल कहता है कंसिडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फॉर्मी। एक गोल्ड आप न्यूक्लियस कंसिडर करो तो उसके भीतर में कौन न्यूक्लियस में कौन होंगे, तो बहुत सारे टाइप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, और पूरे वॉल्यूम में जो है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम में भरे रहेंगे, चारों तरफ बिखरे रहेंगे। तो ऐसा ही एक न्यूक्लियस की चर्चा ये कर रहा है जिसका रेडियस माना गया है 6.9 फॉर्मी न्यूक्लियस का। प्रश्न है कि इन विच द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। तो ये इस न्यूक्लियस के अंदर में दो प्रोटॉन के बीच आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है जब ये प्रोटॉन्स एक दूसरे से लार्जेस्ट दूरी पर हो। एंड व्हाई डू दीज प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दीज रिपल्शन।
तो चलो हम एक गोल्ड का एक न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस इतना बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन हम समझने के लिए हम ये एक न्यूक्लियस बनाए हैं। ये है गोल्ड न्यूक्लियस। तो दो प्रोटॉन के बीच हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे जब प्रोटॉन्स लार्जेस्ट सेपरेशन पर हो। तो एक प्रोटॉन को हम यहाँ और दूसरा जो लार्जेस्ट सेपरेशन हम दूसरा प्रोटॉन को यहाँ रख देंगे और इसकी बीच की दूरी को हम 2r कह सकते हैं। सेपरेशन जो रेडियस जो इसका r दिया हुआ है तो बीच का दूरी 2r हो जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई कह सकते हैं। तो इनके जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे k e²/r², तो k का मान तो 9 × 10⁻⁹ हो जाएंगे। E का मान इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, और जो R है 6.9 × 10⁻15 2r है। ये जो दूरी है ना, इसको हम अगर रेडियस को कैपिटल R कह दें, इसके रेडियस को कैपिटल R कह दें, तो यही आपका दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r कह सकते हैं यहाँ। तो डेट इज 2 × दिस मच का ये हो जाएंगे टोटल का होल स्क्वायर, ये समझ लीजिए। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स बिटवीन दीज टू प्रोटॉन्स व्हेन सेपरेटेड अ लार्जेस्ट डिस्टेंस अपार्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो आप इसका थोड़ा मान हमें बता सकते हो तो बताओ कैलकुलेट करके। तो हम देखते हैं इसके मान क्या आते हैं। 11 नंबर के जो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इसके जो रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे, आप लोग इसको कैलकुलेट करना। 11 के मान आएंगे 1.2 न्यूटन। इसको कैलकुलेट करने पर रिजल्ट आ जाएंगे 1.2 न्यूटन। तो ये है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज प्रोटॉन्स। लेकिन कहता है कि इस फोर्स की वजह से जो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल किया है, तो ये न्यूक्लियस के बाहर क्यों नहीं आ जाता। तो हमने इसका कारण बताया था बहुत डिटेल से, आपकी शायद पहला या दूसरा क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि इस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे जो रहते हैं। अगर हम इसको एक डायग्राम में दिखाएं, ये है प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, भरमार रहता है न्यूट्रॉन, और बहुत सारे हम यहाँ बना सकते हैं। तो इस प्रोटॉन में हर एक प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल किया, साथ ही साथ हर एक प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है इस पर एक आकर्षण का भी बल लगाता है। ये इसको जो है इधर अट्रैक्ट किया, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये फोर्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये फोर्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन जहां भी है न्यूक्लियस के अंदर में, वो इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच कर रखते हैं, अपनी फैमिली मेंबर को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो इस फोर्स का अगर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करें, दिस इज द नेट न्यूक्लियर फोर्स एंड दैट विल बी वेरी वेरी मच लार्जर देन दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम चर्चा करें, तो न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो बहुत बहुत बड़ा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स से, और इसी वजह से हेंस प्रोटॉन्स डू नॉट फ्लाई ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से वो बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, तो ये सारे सवाल हो गए जो हमने 11 दिए थे। शायद आप ये सभी बना भी लिए होंगे। तो अगर आपको कोई परेशानी हो गई तो आप इस वीडियो को देखें। फिर अगले क्लास में हम क्लास में ही आपको होमवर्क की चर्चा करेंगे, और जिस डेट में होमवर्क की चर्चा करेंगे उसके अगला वीडियो जो है उसके डिस्कशन का इस तरह से आपको मिल जाएगा। लेकिन हमने जैसा आपको बार बार क्लास में बोला है कि डिस्कशन के पहले आप खुद बना के रखें। इससे दो फायदा आपको होगा। एक तो पूरी सवाल आप कम से कम पहले समझे रहेंगे, ठीक है, और दूसरा है कि जब बहुत सवाल आपसे बना हुआ रहेगा तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम आराम से सवाल को बना पा रहे हैं,
और इस तरह से आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो आप बने रहें मेरे साथ। आज की क्लास हम यही डिस्कशन की रखते हैं। अगली वीडियो डिस्कशन की आगे के सवाल की होगी। थैंक यू।